Assalamualaikum. Welcome to this channel and another podcast episode of Billionaire Dreams. और मेरा नाम है रदा नकवी, जैसे कि आप जानते हैं। आज के इस एपिसोड जो है में मेहमान हैं वो बहुत ही आप कह लें कि फ़ेमस पर्सनालिटी हैं और स्पेशली इन यंगस्टर्स इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल। और ये यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इनके पास एक अवार्ड है जो स्टार्टअप गाइड का, जो कि पाकिस्तान में 12 जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें इनका नाम आता है। और लोकल ई कॉमर्स ब्रांड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो बहुत फेमस नाम है और आप कह लें कि उनका नाम हर एक की ज़ुबान पे है, क्योंकि लोकल ई कॉमर्स की जब भी बात आती है तो नाम आता है अली सवाती खान का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला इतने बिजी अपने स्केड्यूल में, जबकि मैं भी देख रही थी कि आपका अभी भी एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, एक मीटअप आपने किया यंगस्टर्स के साथ, तो बड़ा एक बिजी स्केड्यूल है और उसके लिए आपने उसमें इतना जो है वो टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच जी इनवाइटिंग। आपके बारे में मैं तो बहुत कुछ बोल दूँगी, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता भी है, स्पेशली यंगस्टर्स को लाइक मी, ठीक है। तो लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ के बारे में, कि कैसे आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से है, आपने स्टार्ट कैसे लिया और आप स्पेसिफिकली किधर से, मतलब लाहौर से या कहीं और? बेसिकली मैं एक छोटे से सिटी से हूँ। मेरा ताल्लुक है मानसरा से, और मानसरा एक छोटा सा सिटी है। जब आप एक छोटी सिटी के होते हो तो आपका जो विजन और आपके जो गोल्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। 2009 में मेरा एडमिशन हुआ बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो फर्स्ट टाइम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो फर्स्ट टाइम मैं इस्लामाबाद आया। अब बेरिया का मेरी जितनी सक्सेस है उसमें मेरी एजुकेशन का बेरिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। आजकल आपको ज़्यादातर मेंटोर्स भी आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द सक्सेसफुल हैं, मेजरली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका जो पार्ट सक्सेसफुल रहा है या उनका जो पार्ट जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनकी एजुकेशन ने प्ले की। अब जब मैं बेरिया में एंटर हुआ तो बेरिया में अच्छा मैं उस फैमिली से हूँ बेसिकली कि जिसमें ना आपके ऊपर कभी लैंडलॉर्ड्स हैं हम मानसरा साइड के, तो उसमें कभी हमारे ऊपर वो नहीं आया कि बर्डन नहीं हुआ कि आपने कुछ कमाना है या आपने कुछ करना है या कोई इस तरह के एम्बिशंस वगैरह नहीं रखे गए। तो इजी लाइफ थी, कभी कोई इस तरह की चीज़ ना पेरेंट्स की तरफ से आई, तो मैं इजी जा रहा था बेरिया में। लेकिन बेरिया में जो मेरे लेफ़्ट राइट पे सराउंडिंग थी वो जो लोग थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार उधर अगर कोई मिनिस्टर का भी बैठा है, कोई लैंडलॉर्ड का भी बैठा है, कोई जितना भी अमीर है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना उनमें एक ग्रोथ का और एक सक्सेस का और अपने गोल्स का एक इम्पैक्ट होता था। वो कोशिश करते थे कि अपनी पॉकेट मनी, अपनी फ़ीस, अपनी ये सब कुछ ना वो खुद ही निकालें और खुद ही ये सारा काम करके कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ बनना है। और गोल ओरिएंटेड, हाँ, गोल ओरिएंटेड लोग। तो मैं जिस इलाके से था, जिस फैमिली में था, उसमें इतना ये चीज़ इतनी कंसिडर नहीं की जाती थी। बहुत बच्चों को पैम्पर्ड करके और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है और ये तो उसमें एक चीज़ जो मेरे लेफ़्ट राइट पे लोग थे, तो जब उसमें एक चीज़ जो थी वो मसला ये था कि अगर मैं किसी चीज़ पे कोई ओपिनियन देता था तो पहले तो मैं डरता था ओपिनियन देते हुए, क्योंकि जब आपके लेफ़्ट राइट पे लोग काम कर रहे हैं, कोई उनके ज़िंदगी का एक गोल है, वो दिन को यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को अपना काम करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली अप होता है, हाई होता है। और लेकिन जब मैं कोई ओपिनियन देता था तो वो मेरा ओपिनियन मैटर भी नहीं करता था उनके लिए कि यार इसके पास तो ये तो कुछ करता भी नहीं है, कोई है ही नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर के गोल्स नहीं है, तो इसका ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर मेरे ऊपर बनना स्टार्ट हो गया कि यार अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक यूनिकनेस ना कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैंने ब्लॉगिंग का नया नया नाम सुना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था उसी से सुना, एहतिशाम खान से। तो और उसी को देख के ना मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की। ब्लॉगिंग से मैं कंटेंट मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। हम यूके यूएसए में काम करते थे, कंटेंट मार्केटिंग में काम करते थे। मैंने काम स्टार्ट कर दिया और विद इन फ्यू मंथ्स ही उसमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई। यूनिवर्सिटी के दिनों में $10,000, $15,000, $25,000, $20,000 बनना स्टार्ट हो गए। तो एक दो मेरे पास आर्टिकल्स राइटर्स थे, वो आर्टिकल्स लिखते थे, मैं कंटेंट को मार्केट करता था और उससे यूके यूएसए में अर्निंग स्टार्ट हो गई। ये काम मैंने किया टिल 2016। लेकिन 2013 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो अब मेरी ज़िंदगी में जो मेजर गोल था वो ये था कि यार मैंने अपनी कंपनी सेटअप करनी है। लेकिन अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए भी मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। बेशक यूके यूएसए की मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको एक कंपनी डिफरेंट
माइंडसेट चाहिए होता है, बिल्कुल। उसमें मार्केटिंग कैसे होती है, फाइनेंस कैसे होता है, Sales उसमें कैसे एडमिन generate कैसे होती है, होगी। सेल्स कैसे जनरेट की जाती है, उसके अलावा सीईओ का विजन क्या होता है, सीईओ का माइंडसेट क्या होता है, किस तरह की टीम रिक्वायर्ड होती है। मैं तो एक यूनिवर्सिटी का यंग ग्रेजुएट था, तो मुझे तो ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। उसको सीखने के लिए मैंने जॉब्स करना स्टार्ट की। तो मैं रात को अपना काम करता था यूके यूएसए में, और दिन के टाइम में जॉब करता था। पहली जो मेरी जॉब स्टार्ट हुई वो यूफोन से हुई, सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप के बाद कोक में गया, कोक में मैंने तकरीबन 3 मंथ्स काम किया। कोक के बाद में मूव हुआ टुवर्ड्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री। मेरी जितनी फैमिली है वो पेट्रोलियम में है, 90% पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम में मैंने आउटरीच पेट्रोलियम से जॉब स्टार्ट की, फिर हैस्कॉल पेट्रोलियम मूव हुआ, फिर दोबारा आउटरीच पेट्रोलियम मूव हुआ। तो 3 साल मैंने जॉब एक्सपीरियंस करके 3 साल के बाद अपनी पहली कंपनी अवामी के नाम से स्टार्ट की विद माई पार्टनर, और मेरा बेस्ट फ्रेंड था एहतिशाम खान। उसको 1 साल हमने रन किया, और 1 साल के बाद एहतिशाम क्योंकि यूके यूएसए में काम करता था और वो बहुत बड़े स्केल पे करता था, और हम पाकिस्तान में काम कर रहे थे अवामी पे, तो इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी। उसके लिए डिफरेंट माइंडसेट होता है, उसके लिए जो मनी मेकिंग है वो उसका माइंडसेट था कि मैं यहाँ पे पूछूंगी, ये जो अवामी आपने स्टार्ट किया था, ये आपने ब्लॉगिंग की वो स्टार्ट किया था? ये अवामी के पीछे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये था, अवामी एक प्लेटफॉर्म हम बना रहे थे। ज़्यादातर हम उसके ऊपर सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करते थे, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करते थे, कंटेंट से रिलेटेड ही था, लेकिन ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए था। जो पिछला मेरा जर्नी था वो यूके यूएसए के लिए था। हम आर्टिकल्स पे काम करते थे, एंटरटेनमेंट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आर्टिकल्स लिखते थे, और मैं उसकी ऑडियंस मतलब उसकी ट्रैफिक जनरेट करता था फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर यूके यूएसए में। तो जितनी ऑडियंस होती थी वो यूके यूएसए की होती थी। तो जब ऑडियंस आपकी हमारी वेबसाइट पे आती थी तो आपने देखा है कि लेफ्ट राइट के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो जितनी ज़्यादा एड्स विजिबल होती थी उतनी ज़्यादा हमें अर्निंग आती थी। जो अवामी था, क्योंकि 2016 में आर्टिकल्स से दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही थी टुवर्ड वीडियोस, ठीक है। फेसबुक टेस्ट कर रहा था वीडियोस को, और मेरा ये था कि यार ये वीडियोस टेस्ट हो रही हैं तो इसका ये मतलब है कि आर्टिकल्स वाला कंटेंट कम रीड होगा, वीडियोस वाला कंटेंट ज़्यादा देखा जाएगा, और फेसबुक भी उसी चीज़ को ज़्यादा पुश करेगा। वो आर्टिकल्स को पहले अगर आप 9 से लेकर 16 तक का जर्नी देखें, अगर आप फेसबुक यूजर्स देखें तो उनकी टाइमलाइन के ऊपर वीडियोस नहीं आती थी, आर्टिकल्स और पोस्ट आते थे। मैंगोबाज भी इसी पे चला था, प्रो पाकिस्तानी भी इसी पे चला था। ये पाकिस्तान में काम करते थे लेकिन आर्टिकल्स पे काम करते थे। हम यूके यूएसए की मार्केट पे काम करते थे, आर्टिकल्स पे काम करते थे। तो हमारे आर्टिकल्स, अगर मेरी पेज के ऊपर 1 मिलियन फॉलोइंग है, तो जो यूजर यूके यूएसए में बैठा हुआ और जो पेज को फॉलो कर रहा है उसकी टाइमलाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे आर्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन 16 में मुझे आइडिया हो गया था कि ये अब आर्टिकल्स वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया जो थी वो चेंज होती जाती है, स्लोली एक रेवोल्यूशन आता जाता है। एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 मिनट चाहिए होते हैं, ठीक है। और वही आर्टिकल अब लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लोग कहते हैं कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दो, और वीडियो वो फॉर्मेट था जो आपको 30 सेकंड के अंदर वो पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर देता है इन फॉर्म ऑफ वीडियोज़। तो मैं वीडियोस पे की तरफ शिफ्ट हो रहा था 2016 में। फिर मैंने वीडियोस पे काम किया, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया, हमने यूएनडीपी के साथ काम किया, डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम किया, सोशल इश्यूज़ के ऊपर एनिमेटेड कंटेंट बनाते थे। लेकिन एनिमेटेड कंटेंट बनाने का एक सबसे बड़ा जो इशू था, जो पाकिस्तानी मार्केट में हमने फेस किया, वो ये था कि उसको बहुत पैसा रिक्वायर्ड है एनिमेटेड कंटेंट बनाने पे। तो और अगर आप पाकिस्तान में इतना पैसा कंटेंट बनाने पे लगा रहे हो तो दूसरी साइड से आपके पास इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती। जो हमने यूके यूएसए में इनकम जनरेट करे तो उसके मुकाबले में पाकिस्तानी इनकम पीनट्स थी, क्योंकि वो हमारा बिहेवियर नहीं है ना एनिमेटेड का। अगर जैसे उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट हाँ 2006, अभी भी हमारी आवाम रेडी नहीं है। मैं आपको रेवोल्यूशन की अगर बात कर रहा हूँ तो 2016 में रेवोल्यूशन जो मेजरली पाकिस्तान में था वो ह्यूमरस कंटेंट ज़्यादा देखा जाता है। प्रैंक्स हो गई, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के जो प्रैंक से रिलेटेड लोग हैं ये उसी टाइम में ज़्यादा फेमस हुए हैं। डकी भाई लोग उस टाइम में ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि हमारे पास नया 4G आया था। जब भी कोई चीज़ किसी भी मार्केट में 4G जिस तरह आया है तो पहले वो नेगेटिव यूज़ होता है, स्लोली आवाम अवेयर होती जाती है, वो फिर एजुकेशन की तरफ मूव होती है। ये जो साल है 2023 का, ये वो साल है जिसमें हमारी आवाम पॉजिटिव कंटेंट की तरफ आ रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं लोग पॉडकास्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग इंडस्ट्रियलिस्ट की भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनकी भी हिस्ट्री और इन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन यही पॉडकास्ट अगर 2016-17 में लॉन्च की जाती पाकिस्तान में तो और की है, मुजम्मल काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, जुनेद भाई काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। जुनेद भाई का कंटेंट इस वजह से 16 में भी चलता था, 17 में भी चलता था, 18 में भी चल रहा है और आज भी चल रहा है, क्योंकि वो उसके साथ ह्यूमर ऐड करते रहते हैं।
अब वो सीरियस कंटेंट भी बनाते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब हमारी आवाम उस स्टेज के ऊपर आ चुकी है, अवेयर हो चुकी है, पता लग गया है अब उनको। वही बात है कि जैसे एक ये मैं कहती हूँ कि जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी थोड़ा सा इसमें काम आसान किया है कि वो जैसे अपनी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, लोगों को अवेयरनेस होना शुरू होगी कि हो क्या रहा है, कोई सक्सेस है तो कैसे सक्सेसफुल है, तो इस चीज़ को बड़ा क्या कहते हैं। तो 16 में मैंने अवामी पे काम किया, 17 में मैंने रेड टेल स्टूडियो लॉन्च की, जब अवामी हम बंद हो चुकी थी और अवामी इस मार्केट में सस्टेन नहीं हो सकती थी, तो रेड टेल लॉन्च किया। और रेड टेल के पीछे जो मेरा मैकेनिज़्म था या जो सोचने का रीज़न था और लॉन्च करने का वजह ये थी कि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था डिजिटल मार्केटिंग में इन UK USA, और मुझे आइडिया था कि फ्यूचर में पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, ठीक है, दुनिया में हम 5वां सबसे बड़ा मुल्क हैं, तो यहाँ पे ब्रांड्स तो, और ई कॉमर्स में हम तब थे जब मैं एंटर हुआ था, तो तब मेरा ख्याल है 0.7 या 0.8% ऑनलाइन बाइंग थी और बकाया रिटेल के थ्रू थी। तो जब मैं स्टैट्स भी पढ़े और मैंने पाकिस्तानी एनवायरनमेंट को थोड़ा कल्चर को, लोगों को और आबादी को पढ़ना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये 22 और 23 के बाद जो अगले 6-7 साल हैं 2022 के से लेकर 2030 तक, इसमें आ रहा है ई कॉमर्स का भी बूम आ रहा है, इसमें अवेयरनेस से लोग अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं, कल्चर हमारा टोटली चेंज होने जा रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ब्रांड जो हैं उनको तगड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चाहिए होंगी जो उनको स्केल कर सकें ऑन डिजिटल और जो उनको एज अ ब्रांड लेकर चल सकें ऑन डिजिटल। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी था UK USA में, मैंने 2017 में रेड टेल स्टार्ट की, फिर हमने काफ़ी एजेंसी थी जिसमें हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते थे और वो मैंने स्टार्ट किया। फिर हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ रेड्स एंड एसोसिएट्स, US के कुछ ब्रांड्स थे, पाकिस्तान में हैस्कोल पेट्रोलियम, इसके अलावा आपका UNDP, रेड क्रॉस, टॉप ब्रांड्स के साथ भी हमने उनकी कैंपेन्स की, उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स 1-1 साल की, 6-6 महीने, 1.5 साल की, और अब रेड टेल स्टूडियो चल रहा है। फिर 2020 में मैं मूव हुआ टवर्ड्स खुद ई कॉमर्स की तरफ। लाइशा वाइफ ने लॉन्च किया हुआ था, उसको लाइशा को लेकर चला। लाइशा कॉस्मेटिक ब्रांड है और अब उसका जितना भी है उसके साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, उसको रिटेल में लेकर जाना है, पूरे पाकिस्तान में अराउंड 100 आउटलेट्स उसकी ओपन करनी है। और ई कॉमर्स में वन ऑफ द टॉप ब्रांड, जिस तरह इंडिया में नाइका है, शुगर कॉस्मेटिक्स है, तो उसी तरह के मेरे एम्बिशंस और गोल्स हैं इसको एज अ ब्रांड पाकिस्तान में लेकर चलने के। अभी हम काफ़ी स्टार्ट में हैं, ये इंडस्ट्री काफ़ी स्टार्ट में है, लेकिन इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मतलब वही बात है कि अगर आपने इसको सबसे इसमें जो एक अच्छी बात है ये कि आप लोकल ई कॉमर्स जो है ना उसको प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपका अपना ही ब्रांड है, जब जाहिर सी बात है हम लोग वो यूज़ करेंगे और वो ब्रांड जब इंटरनेशनल बनता है, एक जर्नी यही है आपकी। हाँ, उसमें लाइशा के पीछे भी एक मैकेनिज्म है, उसमें हम कर ये रहे हैं कि जो उसके देखें हर ब्रांड के पीछे ना एक ब्रांड प्रॉमिस होता है, एक उसकी ऐसा, अगर मैं भी कॉस्मेटिक स्टोर हूँ, आप भी कॉस्मेटिक स्टोर हैं, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन हर ब्रांड की एक डिफरेंट USP होती है जिसके ऊपर वो लेकर चल रहा होता है। लाइशा के पीछे जो मेरे वर्किंग करने का या हमारा लॉन्च करने का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स में, कॉस्मेटिक्स में, वो सारे के सारे डिज़ाइंड है UK USA की मार्केट में, ऐसे उनके फेसेस के लिए लॉन्च डिज़ाइंड है, ठीक है। उनके फेसेस, उनके कल्चर, उनकी नॉर्म्स, उनकी शादियाँ वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हमने जो भी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में, वो हम पहले पाकिस्तानी फेसेस पे डिज़ाइन करते हैं कि हमारे कल्चर के साथ, हमारे फेसेस के साथ, हमारी टोन्स के साथ कौन सा कलर्स, कौन से प्रोडक्ट, किस तरह की स्किन टोन्स के साथ क्या क्या चीज़ सूट करती है, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करके फिर हम पाकिस्तानी मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हमारी सबसे जो जिसमें हम पाकिस्तान में पहले नंबर पे आते हैं वो हमारी लैशेज़ हैं। लैशेज़ में एक या दो ब्रांड्स के अलावा हमारे साथ कोई compete नहीं कर सकता, हालांकि 400 प्लस ब्रांड्स पाकिस्तान में लैशेज़ में। अब उसमें USP हमारी है कि हमने वो डिज़ाइन किया कि पाकिस्तान में शादियां, आपको पता है हमारी शादियों में बहुत कलर्स यूज़ होते हैं, बहुत कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, कलर्स यूज़ होते हैं। और अगर आप UK USA की शादियां देखें या उनके देखें तो वो वाइट ड्रेस होता है, उनका सिंपल एक वाइट ड्रेस होता है और लाइट्स, और वो ऑलरेडी उनकी टोन जो है वो बहुत गोरे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एज अ गर्ल हो के मैं भी इस बात को समझती हूँ कि हम लोग जो है अपनी स्किन टोन को बहुत, जो भी कोई चीज़ लेते हैं, अगर फाउंडेशन है या कलर पैलेट है, तो हम वो अपनी स्किन टोन को फाउंडेशन देखते हैं, ठीक है, फिर हम कलर पैलेट भी वो चूज़ कर रहे होते हैं जो हमें पता है हमारे यूज़ में, क्योंकि फंकी लुक, वो जैसे वो लोग तो फंकी लुक भी करते हैं, हम लोग वो वाली फंकी लुक नहीं करते। अब उसमें आपने कलर पैलेट की बात की, अब कलर पैलेट हमारी डिज़ाइन फेस के ऊपर है जो इंशाल्लाह विद इन 8 to 9 मंथ्स में लॉन्च होगी। अब कलर पैलेट में भी अगर आपके पास 20 कलर्स की पैलेट है तो
तो उसमें से आप 10 कलर्स यूज करते हो, Use 10 कलर्स यूज नहीं होते, क्योंकि वो आपके लिए डिजाइंड ही नहीं हुआ है, वो बने ही यूके यूएसए की मार्केट के लिए है। इस वजह से जब आप लोग और हम भी वही प्रोडक्ट जब लेते हैं तो हमारे लिए है ही नहीं, तो उसमें से कुछ यूज करेंगे कुछ यूज नहीं करेंगे। अब हम जो डिजाइन कर रहे हैं, अगर उसमें 20 कलर्स हैं तो 20 के 20 कलर्स ही हमारे लिए, हमारे फेसेस के लिए, हमारी उसमें कुछ पार्टी मेकअप के लिए, कुछ शादियों के मेकअप के लिए, कुछ ऑफिस के लिए, कुछ, क्योंकि एक लड़की शादियों में भी जाती है, ऑफिस भी जाती है, घर पे भी रहती है, फैमिली में भी, तो उसके हिसाब से हम डिजाइन करें ताकि उसकी डिफरेंट कलर डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से यूज हो। दूसरा, हमारी स्किन टोन्स, हम लाइट कलर ज्यादा पसंद करते हैं, हम इतना, और वो वाइट हैं तो वो फंकी ज्यादा पसंद करते हैं, और वो थोड़ा, अगर उनकी फाउंडेशंस की बात करें वो थोड़ा टैन में आते हैं क्योंकि वो पहले से बहुत गोरे हैं, तो वो इस तरह करते हैं, लेकिन हमारी टैन ज्यादा। अब अगर आप इसी चीज को लें और आप इंडिया की मार्केट देखें, मुझे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पाकिस्तानी कल्चर से, पाकिस्तानी कॉमर्स से और पाकिस्तानी स्टार्टअप से। अगर आप इंडिया की मार्केट देखें तो इंडिया में 80% उनका अपना स्टार्टअप, अपना ई कॉमर्स स्टोर, अपने ई कॉमर्स के ब्रांड्स फेमस हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वो इंडियन कल्चर के ऊपर काम करते हैं, इंडियन लोगों के कल्चर के जो इश्यूज हैं उसको अपने ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू उसके सॉल्व करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फेमस होते हैं। इंडिया में हुदा ब्यूटी इतनी फेमस नहीं है, ठीक है, टॉप नायका इतना फेमस नहीं है, नायका फेमस है, उनका अपना ब्रांड है, शुगर कॉस्मेटिक्स फेमस है, उनका अपना ब्रांड है, क्योंकि वो लॉन्च ही उस एनवायरनमेंट के लिए होता है, उस कल्चर के लिए होता है, तो उनकी सेल्स, उनकी पेनिट्रेशन, उनकी मार्केट जल्दी बड़ी होती है। मुझे पाकिस्तान से भी सेम है कि पाकिस्तान में 80% जो ब्रांड्स यूज हो रहे होंगे ना वो पाकिस्तानी ब्रांड्स होंगे, 20% ऐसे ब्रांड्स होंगे जो बाहर से आकर पाकिस्तान में लॉन्च होंगे, पाकिस्तान में यूज हो रहे होंगे, लेकिन अभी हमारी जो कल्चर है या जो हमारी मार्केट है वो अभी इतनी अवेयर नहीं है, इतनी रेडी भी नहीं है, ठीक है। स्लोली जैसे अभी 3% ऑनलाइन बाइंग है, ये जैसे ही 4% 5% पे जाएगी तो आपको ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बिल बोर्ड, आपको टीवी कमर्शियल्स। आज इंडिया के चैनल्स लगाएं तो BigBazaar.com, Flipkart.com, आपका शुगर कॉस्मेटिक्स, नायका, बोट, ये जितने भी इंडियन ई कॉमर्स स्टोर्स और ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं उनके एड्स नजर आते हैं। आज भी आप हमारे टीवी चैनल्स लगाएं तो आपको डिंग डोंग और ये इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऐड नजर आते हैं, क्योंकि मार्केट अभी रेडी नहीं है, अभी इसमें इतनी पेनिट्रेशन नहीं हुई। तो मुझे अगले जो 4-5 साल हैं इसमें इस मार्केट में लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 22 करोड़ की, पहले जैसे मैंने बात की, 22 करोड़ की आबादी है, 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, ये इग्नोर हो ही नहीं सकता, ये हम भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये बाहर के ब्रांड्स भी इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया की मार्केट मैक्सिमम यूज़ हो चुकी है, ब्रांड्स आ चुके हैं। नेक्स्ट मार्केट जो ओपन मार्केट है हर ब्रांड के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी, वो पाकिस्तानी ऑडियंस। और अभी बल्कि हो भी रहा है ये ना, थोड़ी सी अवेयरनेस की जो मैं बात करूँ, अगर हम क्लोथिंग साइट पे देखें तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर जो है वो ओपन हो रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी किया, मतलब हम वो एक ये जो एक ट्रेडिशन है ना कि वो कहते हैं ना एक चीज़ पाकिस्तान को मिल जाए तो फिर लोग, हमारी आवाम ज़्यादा उसी की तरफ जाती है कि भाई ब्रांड की नाम लिया तो सफ़ायर और खादी और यही है। लेकिन अभी भी मैंने जैसे देखा है कि बहुत लोकल ई कॉम जो बच्चियां हैं या जो लोग हैं वो अपना ब्रांड लेके आ रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है, ड्रेसेस में। तो और अभी एक व्लॉगर भी है मरियम परवेज, उन्होंने भी अपना एक कॉस्मेटिक लॉन्च किया और वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनका चला है। तो आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स का जो ये वाला ट्रेंड है कि अपने ब्रांड्स हैं वो आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की ना कपड़े की मार्केट पाकिस्तान में ज़्यादातर अभी जो लॉन्च हो रहे हैं ना, मुझे ये इस मार्केट से ये वाला इशू भी है छोटा सा, कि हम वो वाली चीज़ें ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं जिसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऑलरेडी है। अच्छा, हाँ। जिस तरह कपड़ा है तो कपड़ा आपका सारा फैसलाबाद से बनता है। बिल्कुल। कोई भी कॉमर्स के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले उसको इजी मार्केट क्या लगती है, फैसलाबाद जाओ, उन्हीं की डिज़ाइन पकड़ते हैं, ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखवाते हैं और लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च करते हैं वो देखते हैं भाई ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कि आपके पास 8,000 10,000 लोगों ऑलरेडी स्टोर्स बनाकर लॉन्च हुए हैं। दूसरी मार्केट है आपकी लेदर की, तो लेदर की भी सियालकोट में बड़ी इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट भी करती है। अगर कपड़े में कोई नहीं जाता वो लेदर में चला जाता है, सियालकोट जाता है, वही प्रोडक्ट्स बनवाता है, लॉन्च कर देता है, फिर वो लॉन्च करता है, फिर देखता है भाई इसमें तो 300-400 स्टोर ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। तो हमारे पास 2-3 इंडस्ट्रीज के अलावा कपड़ा, लेदर, स्किन केयर तो मैं कहता हूँ कि ऊपर नीचे स्किन केयर पे ब्रांड लॉन्च हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ स्किन केयर हमारे लॉन्च क्यों करना है कि जब हमारे घर में जो दादी और नानी है उनके पास ही इतने टोटके हैं गोरों पे, वो देखते हैं यूएस की मार्केट कि जी उधर स्किन केयर बड़ा चलता है। उधर इसलिए चलता है कि यूएस वाले
कि ये स्पेशलिटी नहीं है दादियों की और नानियों की और उनके घर में स्किन केयर के टोटके और ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, हमारे तो घरों में है वो चीज़ें। और दूसरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान में भी ये प्लांट्स और ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आराम से स्किन केयर की लाइन लॉन्च हो जाती है। तीसरा मैं देखता हूँ स्किन केयर और चौथा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये 4 ब्रांड्स की ना लाइन लगती जा रही है। अब अगर मैं देखूँ अगर इन 4 कैटेगरीज में ये इतने कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, ये फ्यूचर में और ज़्यादा होंगे। लेकिन कॉस्मेटिक्स में हमारे पास कोई इंडस्ट्री ही नहीं। आप छोटे छोटे सेटअप्स लगाओ, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट से भी स्टार्ट करो, लेकिन अपना मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करो, या पहले बाहर से मंगवाओ, उनको टेस्ट करो, उनके रिजल्ट टेस्ट करो, फिर स्लोली जो मैं लाइशा के साथ करना चाह रहा हूँ। फिर आपके पास जितना भी ग्लासेस वगैरह हैं, सन ग्लासेस होगी, ये चीज़ें, ये सारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब जिस तरह इंडिया में बोट है, जो म्यूज़िक के गैजेट्स हैं, म्यूज़िक के जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास पाकिस्तान में ब्रांड ही नहीं है। वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब इतनी मेजर इंडस्ट्री है, और उनके अपने इतने ज़्यादा ब्रांड्स उधर लॉन्च हो चुके हैं अपने नाम से। हम क्या बेच रहे हैं, हम एक इम्पोर्टेड कॉपीज़ बेच रहे हैं। एयरपोर्ट्स की कॉपीज़ आ गई आपकी, क्या कहते हैं, ऑडियोनिक की कॉपी। ऑडियोनिक भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक ऑडियोनिक के अलावा हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है। अब ऑडियोनिक का भी मसला ये है एज अ ब्रांड कि वो ब्लैक कलर्स और महफिलों को ज़्यादा टारगेट करता है। यूथ ओरिएंटेड हमारे पास कोई ब्रांड ही नहीं है कि जो यूथ को टारगेट करता हो, कलर प्रोडक्ट्स के साथ आया हो, कलरफुल प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा हो, अच्छी लाइन क्रिएट करे, यूथ से रिलेटेड लाइन क्रिएट करो। 3 से 4 कंपटीशन होने चाहिए आपके पास। दो ही रास्ते हैं। एक आपके पास रास्ता है कि आप ओरिजिनल एप्पल के प्रोडक्ट्स ले लो म्यूजिक में, या कोई और बड़ा ब्रांड ले लो, और या आप उनकी कॉपीज ले लो। दरमियान में जो मिडिल क्लास है, जो पैसा, जो अच्छी क्वालिटी चाह रही है, लेकिन वो चाह रही है मुझे कोई सस्ता ब्रांड मिल जाए, वो नहीं है। इसी तरह आपके पास ग्लासेस में कि आपके पास टॉप ब्रांड है, रैबैन और ये, और नीचे आपके पास कॉपीज हैं। दरमियान में कोई ब्रांड नहीं है कि जो अच्छी प्राइस में आपको अच्छा ओरिजिनल प्रोडक्ट दे दे अपने नाम के साथ। तो इस तरह की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नीशेज हैं टॉप लेवल पे, कि जो खाली पड़ी हुई हैं, जिन पे कोई सोचना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है और लंबा है, और लेकिन इस पे ब्रांड यूं बनेंगे और अरबों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यूं होगी। अगर आप ग्लासेस वाली फील्ड का, जिस तरह मैंने बताया, आप म्यूजिक वाले से रिलेटेड ले लें, इसके अलावा कितनी निशेस पड़ी हुई हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली फिल करना स्टार्ट करें तो इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है, ग्रोथ भी है, स्केलेबिलिटी भी है। आप उसी की शॉप्स पे भी लेकर जा सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी ले के जा सकते हो, आप उसकी फ्रेंचाइजेज भी ओपन कर सकते हो, छोटे छोटे क्योस, डिफरेंट पैकेजेस आगे पीछे छोटे छोटे क्योस भी उसके लगा सकते हो, आपका ब्रांड जल्दी बिल्ड हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। और इसी चीज़ से मैं, ये जैसे अभी आपने बात की कि नीशेस काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी तक वो फिल आउट नहीं हुई हैं। अब अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, ठीक है, जैसे मैं फ्रीलांसिंग कोच में हूँ, तो मुझे पता है कि 30,000 की कम्युनिटी है मेरी, ठीक है, उसमें सब सर्विसेज दे रहे हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे। लेकिन क्या होगा, एक टाइम पे वो सर्विसेज अगर नहीं देते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इनकम है वो तो ख़त्म हो गई, मतलब ड्रॉप आउट हो रही है। आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह से, या उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि साइड बाय साइड वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें, और क्या मतलब उनको चैलेंजेस जो है उनको फेस करना पड़ेगा? और ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो निशेज हैं इनको फिल आउट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और आप बहुत अगर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से, तो आप इस तरफ भी आए कि मुझे साइड बाय साइड अपने बिजनेस को भी करना चाहिए। और हालांकि ये आपने भी देखा, भी मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग कोच हूँ, काफ़ी डीएम्स भी आते हैं, लोगों से भी ऐसे मिलूँ, उनके ना ज़हन में वो वाला है क्या कि अमेज़ॉन ट्राई करेंगे, ठीक है, अपना मार्केट खोलेंगे, होलसेल का काम करें, उनके वो वाला बिजनेस माइंड है। लाइक वो ये नहीं कहेंगे कि हम साइड बाय साइड अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। यार हमारी आवाम का सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगता है ना, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था, कि मेरे पास अपने करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं साथ ना इनको गाइड करने पे और मेंटोर करने पे, और डिफरेंट स्टार्टअप्स को भी मेंटोर कर रहा हूँ और उनको भी ट्रेन कर रहा हूँ। मेरी अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें भी मैं पैसों से ज़्यादा ना प्रोसेसेस पे फोकस रखता हूँ। अब अगर मैं फ्रीलांसर्स, आपके 2 क्वेश्चन हैं, मैं उसका पहले पार्ट का आंसर करता हूँ। जो फ्रीलांसर्स वाली बात है, फ्रीलांसर्स 2 काम कर सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने किसी बिजनेस में इंटर नहीं होना, मैंने स्टार्टअप नहीं करना, मैंने कोई कॉमर्स नहीं करना, मैंने फ्रीलांसिंग में सर्विसेज में ही इंटर होना है, तो फ्रीलांसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी फिर पर्सनल प्रोफाइल इतनी बिल्ड हुई हो, आपकी अपनी फील्ड के ऊपर इतनी ग्रिप हो कि आप उसमें टॉप 5 टॉप 3 लोगों में कंसिडर, मतलब आप एक ब्रांड बन जाए, आपका अपना नाम, फिर आपका ब्रांड बन जाए। अब उसमें यह है कि मुझे ये मसला भी होता है मार्केट से कि आप पत्थर उठाओ तो डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग पूछो ना कि अच्छा आप एजेंसी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो वो एड्स की ही बात करेगा कि जी मैं एड्स ऐसे रन करता हूँ, वैसे रन करता हूँ, इतनी सेल्स करके दे देता हूँ। नहीं चाहिए। जायज़
है, तो जैज़ एजेंसी को ये तो नहीं कहती कि मुझे महीने की कितनी सिम्स बेच कर दोगे। कोक अपनी एजेंसी को ये तो नहीं कहती मुझे महीने की कितनी कोक बेच कर दोगे। और ये सारे लोग सेल्स के ऊपर फोकस हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले। कोई भी इस तरफ फोकस जैज़ चाहता है वो एजेंसी जो उसको एज अ ब्रांड कैसे बिल्ड करेगा, उसकी कैंपेन्स कैसे लॉन्च करेगा, उसका बिग आइडिया क्या होगा, उसकी स्मॉल कैंपेन्स कैसे होंगी, कंपटीशन से उसका एज कैसे होगा। वो चाह रहा है कि कस्टमर के दिमाग में जैज़ इतना बैठ जाए कि जब भी कोई नेटवर्क की बात करे तो सिर्फ जैज़ ही रिकॉल हो। ये वो चाहते हैं। हमारी आवाम समझती है एज ए डिजिटल मार्केटर कि जी बस ये एड चला दो तो सेल्स हैं। और मैं उसके ऊपर भी इनको ये कहता हूँ कि आप देखिएगा विद इन 3 मंथ्स 5 मंथ्स या 1 ईयर AI इतनी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी कि एक क्लिक के ऊपर वो खुद एड्स रन करेगी, खुद ही कस्टमर ढूंढेगी, खुद ही A to कार्ट करवाएगी, खुद ही वहीं से सेल्स करवाएगी। वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो हमारे पास जो ये 70-80 लाख जो डिजिटल मार्केटर आया है, इनका फ्यूचर किधर गया फिर? ये क्या करेंगे अगर ये सिर्फ एड्स के ऊपर ही फोकस्ड है? लेकिन AI क्या नहीं कर सकती? वो ब्रांड बिल्ड करके नहीं दे सकती। ब्रांड के लिए ब्रांड अवेयरनेस कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है, ये चीजें वो नहीं करके दे सकती। तो फ्रीलांसर्स के लिए मेरा ये होता है कि आप अगर किसी भी फील्ड में, आप बेशक कंटेंट राइटर हो, अब कंटेंट राइटर्स का भी फ्यूचर मुझे 7 से 8 महीने के बाद खत्म होता नजर आ रहा है। AI ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट लिख कर देगा, लेकिन AI एज अ कंटेंट राइटर आपके लिए क्या नहीं कर सकता, ठीक है? वो भी ब्रांड बिल्ड करके नहीं दे सकता, वो स्ट्रैटेजीज नहीं बनाकर दे सकता, स्ट्रैटेजीज बनाकर एग्जीक्यूशन नहीं करके दे सकता, ठीक है? तो आपको ये देखना है एज अ कंटेंट राइटर कि आप एक ब्रांड का स्ट्रैटेजीज लग सकते हो, आप ब्रांड की स्ट्रैटेजीज बनाकर दे सकते हो। वो भी लिखने का ही काम है, बिल्कुल कंटेंट राइटिंग ही है, लेकिन उसमें AI की जगह एज अ मेन यूज होना है, एक बंदा यूज होना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी अपनी अप्रोच यूज हो रही है, जो कि AI, मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि लोग बड़ा घबराते हैं कि AI आ गई तो जॉब चलेगी। मैं कहती हूँ AI को भी चलाने वाले ये इसी बात पे हम ही नहीं बनाए। दूसरा फोकस्ड है आपका होना चाहिए कि AI के जितने टूल्स आ रहे हैं उसके ऊपर स्टार्टिंग से ही आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि विद इन सम टाइम्स कंपनीज अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगी हमें कंटेंट राइटर चाहिए जिसका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रिप हो, जिसकी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपर्टीज हो। अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्ली अडॉप्टर बनते हो एज अ कंटेंट राइटर और आपकी उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रिप होती है, तो अगर आप अभी लाख रुपए की सर्विसेज दे रहे हो तो आप 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए आराम से स्केल कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हो। तो एक चीज़ जो क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि आपकी अपनी एक प्रोफाइल हो और वो इतनी स्ट्रांग बिल्ड हुई हो आपकी अपनी फील्ड के अंदर। दूसरी मैंने एक और पॉडकास्ट में भी गई थी, मेरा ये काम करने का भी तरीका ये है कि मैं ये देखता हूँ कि लेट्स सपोज मैं फ्रीलांसिंग में हूँ और मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं इस फील्ड में एंटर होना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यहाँ पे जो 100 लोग बैठे हुए हैं जो कंटेंट राइटर्स हैं, ये 100 आपने देखा होगा ये सारों का पैटर्न सेम होता है, सारों की सेम सर्विसेज लिखी होती हैं, सारों का सेम पैटर्न होता है, सारों की सेम पिच होती है, सारों का सेम बात करने का तरीका, क्लाइंट लेने का तरीका होता है। मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये 100 अगर सेम तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो ये नहीं कर रहे और जो मेरी उसमें USP क्रिएट कर सकता है। मैं उस काम के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता हूँ ताकि वो काम करूं कि इन 100 में से मेरी आइडेंटिटी डिफरेंट हो। और मैं जब इन 100 के साथ ही बैठूं ना और 100 से 10 मिनट भी बात करके उठ के जाऊं तो ये पीछे से कह सकेंगे यार इस बंदे की ग्रिप है और इसकी ये USP और इसकी ये स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के। तो तभी आपको मैं उनसे यूनिक भी हूँ, तभी मेरे पास क्लाइंट भी मुझे तब अप्रोच करेगा कि उसको वो 100 बंदे तो 100 चीज़ें दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें जो मेरे पास हैं जो मैं दे रहा हूँ, और इसी से आपकी एक आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है। तो एक तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर फोकस रखें और कोशिश करेंगे अपनी फील्ड में टॉप 5 टॉप 3 में कंसिडर हो। अगर आप टॉप 1000 2000 में और आप नॉर्मली चल रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी सजेशन होती है कि आप साइड पे अपना स्टार्टअप या अपना ई-कॉमर्स स्टोर या एक लॉन्ग टर्म विजन रखें। रेडटेल में भी मेरा एक लॉन्ग टर्म विजन था, मैं साथ साथ अपने ब्रांड्स बिल्ड कर रहा था, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड करता था, रेडटेल बिल्ड करता था, फिर लाइशा आ गया तो मैंने 2 से 3 साइड पे एक ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट की। यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मुझे पता था ये लॉन्ग टर्म में यही मुझे एक अच्छा पुश मिलेगा और यही मेरे ब्रांड्स हैं, यही मेरे फ्यूचर में मेरा फेस ऑफ द ब्रांड होंगे और यही मेरा किचन मनी भी होगी, मेरे ब्रांड भी होगी और मेरे आगे का फ्यूचर इन्हीं के थ्रू सिक्योर होगा। तो उनका मेरी सजेशन उनको दूसरी होती है कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ जो एक्सपर्टीज आप में उससे रिलेटेड अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई ई-कॉमर्स स्टोर या अपना कोई कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए रखो जो अगले 5 साल
3 साल 4 साल 5 साल आपने 7 साल लेकर चलना है, जो स्लोली आपने बिल्ड करना है और उसी पे आपने इन्वेस्टमेंट्स उठानी है। जब आपको इतनी इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए तो आप उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होगे, ये वाला काम कम कर दोगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो उनको कर सकती हैं। तीसरी जो अमेज़ॉन की बात आती है और होलसेल की बात आती है, मैं अमेज़ॉन और होलसेल के ना थोड़ा सा अगेंस्ट जाता हूँ हमेशा। उसका पीछे रीज़न ये होता है कि आप उससे ज़्यादा फोकस करो अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स रख के बेचने पे, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर आप अमेज़ॉन के ऊपर डिपेंडेंट हो। बिल्कुल। मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मैंने लॉन्च किया, लेट्स सपोज मैं 400 नंबर पे बैठा हूँ। अब मैं अमेज़ॉन पे 400 नंबर से खुद को पुश करने की कोशिश करता हूँ, पहले पेज पे आने की, टॉप 5 में आऊँगा, क्योंकि जब कोई यूजर प्रोडक्ट सर्च करेगा जो पहले पेज पे आएगा उसी को मैं बाय करूंगा। मैं ऐसा तो नहीं करूंगा मैं 400 नंबर पे जाकर उसको ढूंढूंगा कि भाई ये 400 नंबर पे बैठा मैं बाय कर लूं। 90% लोग फर्स्ट पेज से बाय करते हैं। अब मैं 400 नंबर से खुद को पुश कर रहा हूँ पहले पेज पे, लेकिन जैसे ही मैं फ्रंट पेज पे आता हूँ, पहले पेज पे आता हूँ, टॉप 5 टॉप 3 में मेरा प्रोडक्ट आता है। अब आपके पास जितना कॉम्पिटिशन है ना, जो पे 400 नंबर तक पहुंचा वो पुश कराता है कि भाई इसको नीचे करो और हम पहले पेज के ऊपर आए। तो आपके पास इतना ज्यादा एक कंपटीशन लगा हुआ होता है जो आपको नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी चीज, मैं अमेज़ॉन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। जैसे मैं सर्विसेज में क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, क्लाइंट आएगा तो मेरा काम चलेगा, इसी तरह मैं अमेज़ॉन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अमेज़ॉन कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है। आपका प्रोडक्ट अगर लेट सपोज मेरे पास 400 अमेज़ॉन के स्टोर में पड़े हुए प्रोडक्ट्स, 500 का ऑर्डर आ जाता है, अमेज़ॉन ब्लैकलिस्ट करेगा कि भाई आप तो फिर फुलफिल ही नहीं करवा सकते, आपको उठाकर फिर पीछे भेज देगा, फिर आप नीचे से पुश करते हो कि भाई मैं पहले पेज पे चला जाऊं। तो लेकिन अगर अपनी वेबसाइट है और मेरी अपनी वेबसाइट पे सेल्स कम भी है, लेकिन मेरा अपना स्टोर है, मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, मेरी मर्जी है कि मैं पहले नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट दिखाऊं, दूसरे पे कौन सा दिखाऊं, तीसरे पे कौन सा दिखाऊं, कितने कस्टमर्स मेरे आ रहे हैं, कितने ने प्रोडक्ट देखा है। मेरा अपना एक ब्रांड बिल्ड हो रहा है जिसके ऊपर मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं कि मेरा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मैं चौथे नंबर पर चला जाऊंगा, मैं 40वें नंबर पर चला जाऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगी तो मुझे मेरा ये मसला नहीं होगा कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगी तो मैं कैसे इसको सरवाइव करूंगा। दराज में भी काफ़ी लोगों से हुआ है इस तरह के, वो इतना ब्रांड्स बनाया, सब कुछ किया, इतने टॉप नंबर पे लेकर आए, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई, अगली दफ़ा उनसे चली ही नहीं वो स्टोर। तो लेकिन ये आपका मेन ब्रांड जो है, जो आपका मेन वो है, वो आपकी वेबसाइट है। ये फिर आपके पास चैनल्स हैं अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बेचने के लिए। अमेज़ॉन आपके पास चैनल है, दराज आपके पास चैनल है, बैगैलरी आपके पास एक चैनल है, टेलीमार्ट आपके पास एक चैनल है। ये आपको एक्स्ट्रा सेल्स ला कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा ब्रांड बना कर देंगे, ये मार्केट प्लेसेस हैं। लेकिन आपका मेजर फोकस आपकी अपनी वेबसाइट पे होना चाहिए जहां से आप ब्रांड बनते हो। उसके बाद ये ऑन कंडीशन लाइशा है, तो अभी हम बैगैलरी पे भी जा रहे हैं, दराज पे भी जा रहे हैं, टेलीमार्ट पे भी जा रहे हैं। मैं अगर दुबई में प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ तो मैं अमेज़ॉन पे भी जाऊँगा, अपनी वेबसाइट अमेज़ॉन नून, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन मेरा मेजर फोकस अगर मैं दुबई में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, वो मेरी वेबसाइट होगी। यहाँ से मैं सेल्स जनरेट कर दूँ, यहाँ पे इसको मैं ब्रांड बना लूँ, वो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाए। और ये बात जो है ना, जैसे बात मैं वही कर रही हूँ कि फ्रीलांसिंग कोच हूँ, तो मैं देख रही हूँ फ्रीलांसर्स को, उनको ना कोई गाइडलाइन बिल्कुल भी नहीं मिल रही। सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है, ठीक है, उनको बता दिए कि फाइवर पे जाओ, सर्विसेज देनी है, बिगनर्स के लिए है, फाइवर ज्वाइन कर लो, अपवर्क कर लो, लेकिन किसी को ये नहीं बताया जाता, क्योंकि मैंने लोगों में पोटेंशियल भी देखा है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मकबूल भी हो रही है, हमारी उसमें अवेयरनेस भी आ रही है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। जैसे आपका भी माशाल्लाह 13 यंग एंटरप्रेन्योर्स में नाम है, तो आपसे भी काफ़ी लोग इम्प्रेस है इसी चीज़ को देखे कि लोकल ई कॉमर्स जो है उसमें हमें काम कैसे करना है, और जो क्या कहते हैं अमेज़ॉन या इस तरह के ब्रांड्स हैं उस पर काम करना है। तो इनका थोड़ा सा एक अगर आप लाइट सा डिफरेंस बताएं, जिसको मतलब अगर कोई हमारी यूथ जो इस टाइम है या जो ऑडियंस है वो देखे कि हाँ भी ई कॉमर्स का जो है मुश्किल है, लेकिन मुझे लोकल ई कॉमर्स को ही पकड़। अच्छा, एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले ना मतलब समझा दूँ, ज़्यादातर लोग इसको अगर वो अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खड़ी करते हैं ना, उसके साथ भी अपने नाम के साथ एंटरप्रेन्योर लगा देते हैं। एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली वो है कि जो एक चलते हुए बिजनेस, एक चलती हुई इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर जब वो काम करता है तो वो अपने नाम के साथ आता है। जिस तरह अगर टैक्सी पाकिस्तान में चल रही थी, ठीक है, तो करीम का जो फाउंडर है उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यार पुरानी टैक्सीज़ हैं, ठीक है, हालत ठीक नहीं होती, आपको रोड के ऊपर जाकर टैक्सी लेनी पड़ती है, उनके रेट्स अपने हैं, उनके में एसी भी नहीं होता, बिजनेस क्लास भी उसी में विजिट करती है, जाती है और नॉर्मली जाती है। तो उसने उस प्रॉब्लम को
करीम के थ्रू सोल्यूशन दिया। तो एक बने हुए बिजनेस में उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका सोल्यूशन दे दिया। जो मैं ई कॉमर्स में भी आपको बताता हूँ कि हमारे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारी आवाम के, उन प्रॉब्लम्स को आपने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, अपने प्रोडक्ट के थ्रू उसका सोल्यूशन देना है, तो आपकी ई कॉमर्स है। अब लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो जो यूके यूएसए की मार्केट है, अमेजोन पे हो या वो नॉर्मली हो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। उसमें पूरी दुनिया में जब भी कोई प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड ने अरबों रुपए में भी या डॉलर्स में भी उन्होंने कोई ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, वो सब कोशिश करते हैं कि यूके यूएसए में लॉन्च करें। तो आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाते हो, आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या स्टोर लॉन्च करते हो या ड्रॉप शिपिंग करते हो जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, और आप 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल काम करते हो, उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट या स्टोर बंद हो जाता है, फिर आप नई चीज़ ढूंढ रहे होते हो कि भाई आप दोबारा क्या करना है। जितने आपने अमेजोन का 2019-20 में एक बूम देखा होगा, ऐसे ही था, अमेजोन, और आजकल आपको मार्केट में अमेजोन का बंदा नहीं मिल रहा। 2019-20 में कुछ लोगों के अलावा मैंने किसी को पैसा बनाते हुए नहीं देखा। लोगों की किचन मनी चल रही थी बस, और अब वो भी ढूंढ रहे कि क्या करना है। मोस्टली कौन होते थे? वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने बहुत सुना है अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट, वीए जो है वो थे। अब उनकी किचन मनी चल रही थी, अब वो भी बंद होगी। तो आपने इन 3-4 साल एक इंडस्ट्री में लगाया और उसके बाद भी आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिसको आप एक लंबे टाइम के लिए देख सकते हो, ठीक है। लोकल ई कॉमर्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप छोटे कम पैसों से, छोटे स्केल से एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, और उस ऐसा ब्रांड जिसको आप फ्यूचर में अगले 4 साल 5 साल के बाद एक बड़े ब्रांड्स में शामिल होता हुआ देख सकते हो। दूसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब लोकली काम करते हो तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। यूएसए की कंपनीज पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होता कि यूएस सबसे पहले देखता है हमने पाकिस्तान में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अभी आपके पास कंपटीशन बहुत कम है, आपके पास पेनिट्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, लोग कम काम कर रहे होते हैं, तो आप चीज़ लॉन्च करते हो। जैसे ये मार्केट बड़ी होगी, आप उस ऑलरेडी एक स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए होंगे, जो इंडिया में आजकल हुआ है कि उनके छोटे छोटे इसी तरह स्टार्टअप्स लॉन्च हुए थे, इसी तरह ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च हुए थे। मार्केट उनकी बड़ी हुई, बड़े ब्रांड जब इंटर होना स्टार्ट हुए, इन्वेस्टर्स इंटर होना स्टार्ट हुए, तो वही छोटे ब्रांड बड़े बन गए। तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म के लिए ना, एक विजन वाइज लोकल ई कॉमर्स में करने के लिए बहुत कुछ है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट आपको आराम से मिल जाएगी। लोकली भी लोग इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बड़ा आसान बनता है। आपकी सेल्स आना, इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कर रही हो, कंपनी नुकसान ना कर रही हो। सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं मिलती? आप जितनी अच्छी एजेंसी बन जाए, आप में इस महीने लेट्स सपोज 50 करोड़ का बिजनेस करती है, लेकिन मुझे फिर भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा कि यार इस महीने तो तूने 50 का किया है, लेकिन अगले महीने का मैं गारंटी नहीं कर सकता, या उससे अगले 8 महीने का मैं गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों मिल जाएगी आराम से? क्योंकि अगर आज किसी स्टोर की 30 लाख सेल है, तो कल उसकी 50 होगी, उसके पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं, उसके पास बैक एंड पे इन्वेंट्री पड़ी है, उसके पास अपना प्रोडक्ट है, अपने नाम से प्रोडक्ट है। अगर उसने उससे 50 लाख लेता है और वो प्रोडक्ट्स ही, वो कहता है जी मैं प्रोडक्ट्स नए डालूंगा, 50 लाख के प्रोडक्ट्स डाल देता है जो 1.5 करोड़ के सेल होने, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, ये 50 लाख मेरा लेगा, उसकी जगह प्रोडक्ट मंगवाएगा, और ये मुझे कह रहा है लेट्स सपोज ये 50 लाख का प्रोडक्ट 1.5 करोड़ का बिकना और 1 साल में बिकेगा। वो 1 साल में ना बिके, वो 18 महीने में भी बिक जाए, वो 18 महीने भी ना बिके, 1 साल में लेट्स सपोज वो 70 लाख का बिका है या 80 लाख का बिका, इसने कहा था 1.5 करोड़ का बिकेगा, तो 80 लाख में भी वो 30 लाख रुपया प्रॉफिट में है। इन्वेस्टमेंट तो उसकी 50 लाख हुई थी प्रोडक्ट में। तो वो जिस तरह पाकिस्तान में जो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझी जाती थी ना प्लॉट की, कि आप कोई इन्वेस्टर है, मैं उसको कहता हूँ मैं इसके ऊपर 10 कनाल का कमर्शियल प्लाजा बनाऊंगा, मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट दो, तो वो सेफ फील करता है कि भाई ये प्लॉट लेगा मेरी इन्वेस्टमेंट से, तो कुछ भी ना हुआ, अगर ऊपर प्लाजा नहीं भी बनता ना, प्लॉट तो सेफ है, प्लॉट तो सेफ है, ठीक है। उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, आधी बिल्डिंग भी बनेगी, ये फिर भी बिक जाएगी, फिर भी मेरा पैसा सेफ है। इसी तरह इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में मैं आगे देख रहा हूँ कि वो ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर इन्वेस्टर सिक्योर रहेगा, उसको ये नहीं होगा कि ये अगले महीने बंद हो जाएगा, या ये बंद हो गया तो मुझे कहाँ से, मेरे पैसे कहाँ से पूरे होंगे। बंद हो गया तो बैक एंड पे आपके पास प्रोडक्ट्स, आपके पास चीज़ें पड़ी होती हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस दे सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की, और ये चीज़ जो है मैंने यंगस्टर्स को देखी है, और उनके लिए एक बड़ी आपने अच्छी टिप्स दे दी कि क्या डिफरेंस जो है, और बड़ा क्लियर डिफरेंस है कि हमें पता लग जाएगा कि हम अपनी लोकल ई कॉमर्स में कंपटीशन नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी भी फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं, उनको कंपटीशन से ही मुकाबला करना पड़ रहा है कि फाइवर में इतना ज़्यादा आप क्या कहते हैं कंपटीशन है, अपवर्क में सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बाद क्या करें। और मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं कि उनके पास अगर कुछ है ना, तो कहते हैं हमने जो अर्न किया ना, हम ऐसा करते हैं कुछ छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर देते हैं,
बट वो सेटअप स्टार्ट कैसे करें ये इंपॉर्टेंट बात है, और किधर इन्वेस्ट करें वही वाली बात कि एक मेंटोर की, एक गाइड की ज़रूरत है, जो कि आप एक काम भी कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे पाकिस्तान में एज अ लोकल ई कॉमर्स जो मेंटोर है वो कोई नज़र नहीं आता, और आपका नाम इसीलिए जो यंगस्टर्स में काफ़ी है तो काफ़ी हैं, मैं खुद काफ़ियों को फॉलो करता हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप इंटर होंगी तो काफ़ी ज़्यादा अब माइंडसेट भी लोगों का चेंज। वेल सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट में, काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला। मुझे पता है जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा काफ़ी हो गया होगा कि हमें एज अ फ्रीलांसिंग तो वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपना जो बिज़नेस या स्टार्टअप कोई कर सकते हैं तो वो उसकी तरफ भी फोकस करें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि इतनी सैचुरेशन हो रही है फाइबर पे भी, अपवर्क के ऊपर भी। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है जो मेरा लास्ट है, मैं इस पर रैपअप करूँगी कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप किधर देखते हैं, लाइशा को भी किधर देखते हैं, और जो अगर आपकी दूसरी आप ई कॉमर्स जो लाइन है या जो बिजनेस है उसको आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान? मैं इस वक्त 3 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। एक तो लाइशा पे काम कर रहा हूँ, और लाइशा को विद इन इंशाल्लाह मेरा 5 इयर्स का प्लान है कि इसको एक वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स, कॉस्मेटिक ब्रांड्स, टॉप 3 ब्रांड्स में पाकिस्तान में शामिल हो, और जो इंटरनेशनल भी जा सके। और दूसरा जो है वो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ है, और अपनी ट्रेनिंग्स की तरफ है कि ई कॉमर्स मैं अब खुद को ज़्यादा मेंटर और ट्रेनर कोचिंग की तरफ भी देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ आ रही है उनको एक माइंडसेट और एक विजन दिया जाए कि बेसिकली आपने एज एंटरप्रेन्योर हो गए, या आपने ई कॉमर्स मेंटर होना है, या स्टार्टअप ओपन करना है, तो उसके लिए आपका माइंडसेट, आपका विजन, आपके गोल्स, आपकी ये चीज़ें कैसे सेट करनी होती हैं। आपने 3 इयर्स पे प्लान बनाना है तो कैसे बनाना है, बिजनेस प्लान बनाना है तो कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है तो कैसे बनाना है। तो जो मेरे 4 से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं 3 साल नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ ऐसा स्टार्टअप भी रहा हूँ। तो वो जितनी चीज़ें मैं पिछले 12-13 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सबकी एक ट्रेनिंग में और एक उसमें बनाकर उसको पेनिट्रेट करवाता रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटीज़ को लेता है। और यही मैं कहती हूँ कि ज़रूरी है आप हमारे लिए कि जितनी यूथ है ना उसको एक माइंडसेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माइंडसेट एक चीज़ के पीछे जो हमारी यूथ को यही है कि हम, क्योंकि देखिए ना, हम अगर हम एजुकेशन की बात करें, उनको पता है जैसे पाकिस्तान की भी सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे जॉब्स नहीं है, तब उनको वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम जो है वो इतना इनपुट किया अपनी पढ़ाई में, तो उसको भी करेंगे। वेल, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और यकीनन ये पॉडकास्ट बहुत मज़े का होने वाला है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला है।